A report once suggested that nearly 4.7 lakh people die of head and neck cancer every year in India. How serious is this problem today? A simple mouth ulcer, a persistent sore throat, or even a slight change in your voice. हम अक्सर इन छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं. But what if these are actually early warning signs of something serious, like head and neck cancer? आज के पॉडकास्ट प्रॉब्लम क्या है में ऑन फिट तक हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में समझने वाले हैं. हेड एंड नेक कैंसर क्या होता है, इसके कॉजेस क्या हैं और कौन से अर्ली साइंस आपको कभी इग्नोर नहीं करने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे अर्ली डिटेक्शन आपकी लाइफ बचा सकता है. To help us understand this better, we have with us Dr. Mandeep Singh Malhotra, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, जो इस टॉपिक को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते. आई एम डॉक्टर मनदीप सिंह मल्होत्रा. आई एम अ सर्जिकल एंड मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजिस्ट एंड यू आर वाचिंग मी एट फिट तक. एंड आई होप हम जो बात करते हैं उससे आपको कुछ फ़ायदा मिले. थैंक यू. हेलो डॉक्टर. नमस्ते. कैसे हैं आप सर? ठीक. ओके सर, मेरा पहला सवाल है आपसे सर कि एक रिपोर्ट के मुताबिक नियरली 4.7 लाख पीपल डाई ऑफ हेड एंड नेक कैंसर एवरी ईयर इन इंडिया. तो आपके हिसाब से ये कितनी सीरियस प्रॉब्लम है? ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है एक्चुअली. मतलब जब आप पूरा ग्लोबल डेटा देखते हैं हम, तो इंडिया, साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, आप इसमें हेड नेक कैंसर जिसमें हम कॉमन टर्म्स में बोलते हैं जो मुंह का कैंसर तंबाकू गुटखा से होता है. इट हैज़ अ वाइड स्पेक्ट्रम के बहुत सारी और चीज़ें हैं, बट मेजरली यही जिससे आप एसोसिएट करते हो ये हेड नेक कैंसर है. अगर आप यूएस या वेस्टर्न डेटा देखो तो 3% ऑफ द टोटल कैंसर वहाँ पे हेड नेक कैंसर है, ये वाला. हमारे यहाँ 30% है ऑफ द टोटल कैंसर लोड. तो इसलिए हमारे यहाँ ही बिगर प्रॉब्लम है. और एज जो हम आजकल बात भी करते हैं और आप लोग भी प्रोपोगेट करते हो, आत्मनिर्भर भारत, ये हमारी प्रॉब्लम है. तो इसका सॉल्यूशन भी हमें ही डेवलप करना है. हमें कोई वेस्टर्न गाइडलाइंस या वेस्टर्न उस तरफ से अगर हम चलते रहेंगे तो हम इस प्रॉब्लम को कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे. सो ये हमारी एक मेजर प्रॉब्लम है. और इसमें एक और चीज़ है इस डेटा में, जब आप 4.7 लाख की बात करते हो उसमें मेजरली कौन है? मेल्स. एंड व्हाट मेल एज ग्रुप? वर्किंग मेल एज ग्रुप, मतलब 30, 40, 50s, राइट. तो दीज आर व्हाट, ये लोग क्या हैं जो हमारे, जब आप किसी भी फैमिली में देखते हो तो दिस इज़ द, जब मेल एक वर्किंग है जिस पे फैमिली डिपेंडेंट है और सब कुछ है, और वहाँ पे ये कैंसर हिट होता है. तो जब कैंसर हिट होता है, नॉट ओनली इट इज़ अ हेल्थ प्रॉब्लम, इट इज़ अ फैमिली प्रॉब्लम विच अकर्स. और इसके साथ एसोसिएटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक वील बी एबल टू डिस्कवर एंड डिसिफर इन दिस पॉडकास्ट. सर, आपके हिसाब से इंडिया में इसके इतने ज़्यादा केसेस क्यों हैं? जिस तरीके से आपने हमें बताया कि इंडिया में इतने केसेस हैं और सबसे ज़्यादा मेल में ये केसेस देखने को मिलते हैं, तो व्हाई इट इज़ अकॉर्डिंग टू यू? अभी तो खैर फीमेल्स में भी बहुत है, बट इसमें मेजर इशू है लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल मतलब जो हमारा हैबिट है. साउथ एशिया इज़ द मोस्ट मतलब प्रोमिनेंट, जहाँ मतलब मैं बोलूँ कि सबसे ज़्यादा जहाँ पे हम ओरल टबैको, जो खाने वाला तंबाकू यूज़ करते हैं, जिसमें पान, बीड़ी, खैनी, गुटखा, ये सब उसमें आता है. तो हमारे यहाँ, जैसे आप हमारे इस रीजन जिसको आप साउथ एशिया बोलते हो, वहाँ पे ये बहुत प्रेवलेंट है अक्रॉस. अब हम जैसे यहाँ नॉर्थ इंडिया में बैठे हैं तो यूपी, एवरीवेयर. आप ईस्ट इंडिया में चले जाओ, साउथ इंडिया में चले जाओ, इवन आप पाकिस्तान चले जाओ, बर्मा चले जाओ, नेपाल, तो हर जगह ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. उसके ऊपर हम स्मोकिंग भी करते हैं. स्मोकिंग में भी हमारे कई हैबिट्स हैं. कहीं कहीं हम स्मोक कर रहे हैं, कहीं हम बीड़ी कर रहे हैं, कहीं हम हुक्का पी रहे हैं. थर्डली अल्कोहल जब आ जाता है, तो जब टोबैको और अल्कोहल जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो ये डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है.
तो दैट इज़ द रीज़न। जबकि बाहर वेस्टर्न पॉपुलेशन जब मैं बात करते हूँ, वहाँ पे टोबैको चूइंग हैबिट नहीं है, वहाँ पे ज़्यादातर स्मोकिंग हैबिट है। तो जो चूइंग हैबिट है जिसकी वजह से हमारी ये हमारा ही इशू है, और हमारे फूड हैबिट्स की वजह से। आई एम नॉट सेइंग वी आर एंटायरली रॉन्ग, इसमें वो नहीं है, बट हाँ ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये वाला कैंसर हमारे रीजन में ज़्यादा पाया जाता है विज़ वेस्टर्न पॉपुलेशन। इसीलिए ये हमारे लिए एक हेल्थ प्रॉब्लम है और हेल्थ एपिडेमिक है इस टाइम पे कैंसर में। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि किस तरीके से हमारे रीजन में, हमारी कंट्री में ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, क्योंकि हम टोबैको च्यू भी करते हैं, सिर्फ स्मोक ही नहीं करते। और साथ ही साथ ये भी रिसर्च में पाया गया है कि कैसे ये प्रॉब्लम जो कैंसर की है, हेड और नेक कैंसर, ये एक टाइम पे सिर्फ एल्डरली को होता था, लेकिन अब ये यंगर जनरेशन में भी देखा जा रहा है। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? आप देखो ना अभी इंडिया में होता क्या है, मतलब 14, 15, 16 यंग बॉयज़, और दे वुड गेट एक्सपोज, उनको तंबाकू का एक्सपोजर मिलेगा स्कूल टाइम से। फिर वो लोग खाना शुरू करेंगे, या पियर, ये कुछ नहीं होता, खा ले। दूसरा फूड हैबिट में सुपारी, ये सारी चीज़ें। अब होता क्या है कि फिर वो शुरू करते हैं, उसके साथ आजकल अलग प्रॉब्लम्स हैं, लाइफस्टाइल का इशू है, स्ट्रेस इशू है, एग्ज़ाम में नंबर नहीं आए, सीट नहीं मिली, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, वहाँ गए तो उनका अलग इश्यूज़ है। तो अपार्ट फ्रॉम स्मोकिंग दे वुड स्टार्ट हैविंग चूइंग, राइट। एंड एक्सेसिबिलिटी बहुत है, आपको इजीली अवेलेबल है। मतलब मैं क्या बोलूँ, आपके ऑफिस के बाहर मिलता है, इजीली मिलता है। वो जब आप शुरू करते हो तो यंग एज में शुरू होता है, कॉलेज, देन यू कम टू अ जॉब, तो एक इंक्यूबेशन पीरियड है 10, 15, 20, 25 ईयर्स का। तो हमारा जो एक्सपोजर है वो यंगर एज ग्रुप में हो गया। तो ये जो 20-25 साल का टाइम पीरियड है जिसमें वो चेंजेस आएंगी, चेंजेस डेवलप होंगी, कैंसर डेवलप होगा, तो दैट इज़ वाई इट इज़ हिटिंग एट द 40-50 एज ग्रुप, विच इज़ द मोस्ट एसेंशियल एज ग्रुप। वहाँ पे क्या होता है ना, एक बंदा है वो अपनी लाइफ में एक कहीं मुकाम पे होगा, कहीं जॉब कर रहा है, उसके पीछे एक डिपेंडेंट फैमिली है, उसके ऊपर एक एल्डरली फैमिली है जिसको वो केटर कर रहा है। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो एक वर्किंग मेल को हिट करता है, राइट। तो ये इशू है। तो हमारा जो एक्सपोजर सबसे ज़्यादा अर्ली है, एसेसिबिलिटी बहुत है, मतलब हम जल्दी, हमें पता लगता है, हम जल्दी यूज़ करते हैं, हमें ईजिली अवेलेबल होता है, तो हम करते जाते हैं, और उसके ऊपर हमारे लाइफ में इशू, स्ट्रेस फैक्टर, वो सब इसको प्रोपेगेट करता है। देखो आजकल का लाइफ जो है उसमें जब आपका स्ट्रेस है या कुछ है, इवन पियर है, तो इट इज़ अ वेरी इजी हिट यू गेट, मतलब अवेलेबिलिटी है इन टॉक। यही आप अल्कोहल की बात करोगे तो आपको कहीं जाना पड़ेगा, कहीं से लेना पड़ेगा, फिर जगह ढूंढनी पड़ेगी। ये इट इज अराउंड द कॉर्नर, नुक्कड़ की दुकान पे अवेलेबल है, आप ले लो, मुंह में डाल लो। और ये कंपैरेटिवली विमेन में कम है, ऐसा कुछ? विमेन में स्मोकिंग बढ़ रही है। अब अगर आप देखो विमेन में चूइंग टोबैको थोड़ा सा, मतलब वहाँ पे है जहाँ पे स्मोकिंग एक्सपेंसिव लगती है उनको, वहाँ पे। बट वुमेन में भी चूइंग टोबैको अच्छा खासा हो गया है, बट वुमेन में विज़ मेल स्मोकिंग ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि वुमेन में बढ़ नहीं रहा है, वुमेन में भी कैंसर बढ़ रहा है। तो बट क्योंकि मेल्स में ज़्यादा है तो मेल्स में ज़्यादा रैपिडली बढ़ रहा है, और फीमेल्स में भी इंडिया में बढ़ रहा है। अगर आप वैसे कंपेयर करो वेस्टर्न पॉपुलेशन में, तो इंडियन फीमेल्स आर ऑल्सो वेरी बैडली अफेक्टेड। और doctor, one thing that surprised me the most was cancer is a serious disease, right? And we have been talking about cancer all the time. यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ये सारे कैंसर के बारे में बात करते हैं, लेकिन हेड और नेक कैंसर ये एक अपने आप में बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं होता है। तो हाउ सीरियस दिस प्रॉब्लम इज़, जो हेड एंड ये वाला कैंसर, ये कैंसर के बारे में थोड़ा सा और अगर नॉलेज अगर आप दे सकें तो दैट वुड बी ग्रेट। हेड एंड नेक में बहुत कुछ है, मतलब मुंह का कैंसर जिसमें मुंह के भी कई पार्ट्स हैं, बक्कल, चीक हो गया, टंग हो गया, जॉ बोन होगी। फिर पीछे चले जाओ तो थ्रोट, लैरिंक्स, अपर इसोफेगस, वॉइस बॉक्स, आवाज़ जहाँ से निकलती है, खाना जहाँ से खाते हैं, सांस की नली, ये
फिर उसके बाद थायराइड आ गया, पैरोटिड आ गया, जहाँ से हम सांस लेते हैं। और मोटी बात क्या है, हेड एंड नेक कैंसर में क्या होता है कि हेड एंड नेक कैंसर जो है वो एक स्टेजेस में डेवलप होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से बड़ा सा घाव बन जाएगा। या तो मुंह खुलना या मुंह में चेंजेस आएंगे, कोई ऐसा लाल सफ़ेद घाव बनेगा जो हील नहीं हो रहा है, या हमने डेंटल ट्रीटमेंट किया हील नहीं हो रहा है। वो शुरू में ऐसे बढ़ता है, और जब शुरू में आता है तो छोटा होता है, उसमें हम इसको आराम से निकाल भी सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी भी नहीं होती। और अगर आप शुरू में इसको पकड़ लो तो एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्जरी करो, बाहर आ जाओ। आपको कीमोथेरेपी की, रेडिएशन की अर्ली स्टेजेस में एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। इसकी प्रॉब्लम क्या है कि हम इसको फॉर सर्कमस्टांसेस वो बढ़ जाता है। जब वो बढ़ जाता है तो फिर इसका सर्जरी भी एक्सटेंसिव है, जिसमें जॉ बोन्स निकलती हैं, फेस डिफॉर्म, चेहरा ख़राब होता है। उसके बाद में कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये सब होता है। अभी देखो इंडिया में डेटा ये कहता है कि अगर एक तो हमारा हेड एंड नेक कैंसर ज़्यादा है, दूसरा हमारा हेड एंड नेक कैंसर एडवांस स्टेज में मिलता है, तीसरा 18 महीने 12 महीने बाद अगर मैं ट्रीटमेंट, तो हम देखते हैं कि अराउंड 40% लोग हैव एक्चुअली सकम टू दिस डिजीज़। दैट इज़ हाउ दिस इज़ अ प्रॉब्लम। और इसका अगर हम थोड़ी सी, जैसे दिस इज़ अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव, आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट, कि अगर इसमें अवेयरनेस हम क्रिएट कर लेंगे तो हम इसको जल्दी पकड़ लेंगे। जल्दी पकड़ लिया, ट्रीटमेंट सिंपल, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बहुत कम। तीसरी चीज़, मॉर्बिडिटी ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, सर्वाइवल। अगर मैं एडवांस स्टेज में पकड़ रहा हूँ तो मैं 60% सर्वाइवल पे, 50%, और अगर मैं स्टेज 1 पे तो मैं 80%, 90% सर्वाइवल पे। तो ये इस चीज़ के ऊपर बात करनी बहुत अच्छी है, एंड थैंक यू फॉर डूइंग दिस। आपने बोला कि इसको जितना जल्दी आप पकड़ लो उतना अच्छा है, लेकिन डेली लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, बहुत से ऐसे इश्यूज आते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है सीरियस नहीं है। तो आपके हिसाब से वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल, जो साइंस जो हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी चाहिए, जो हमें लग रहा है कि नॉर्मल है या ऐसे ही है, लेकिन वो एक साइन हो सकता है? देखिए, इसमें 2 इश्यूज हैं। एक बंदा है जो सब्सटेंस अब्यूज़ ले रहा है, मतलब टोबैको चोर है, स्मोकर विद अल्कोहलिक है। तो अगर मुंह में कोई घाव है, जीभ पे कोई घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है, आप गए डेंटिस्ट के पास, डॉक्टर के पास, उसने दवाई दी, नहीं ठीक हुआ, अलार्म बेल शुड रिंग। कोई सफ़ेद रंग का स्पॉट है जो जा नहीं रहा है, जो कोई लाल रंग का स्पॉट है जो जा नहीं रहा है, आवाज़ में कुछ बदलाव लग रहा है, खाना खाने गुटकने में कुछ दिक्कत हो रही है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। इसको यहीं पे आप इवैल्यूएट करो। और एक और चीज़ आपके थ्रू मैं कहना चाहता हूँ, इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है, मिथ भी है, कि अगर मैंने छिड़वा दिया, बायोप्सी किया तो बढ़ जाएगा। इसलिए लोग ना बायोप्सी नहीं करवाते, नहीं इसमें कट नहीं लगवाना है, ये कट लगवाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। देखिए, उसके पीछे ना एक कॉन्सेप्ट बना है, उस कॉन्सेप्ट का एक रीज़न है। होता क्या था, होता अभी भी है कि हम नोएडा में बैठे हैं, आप 200-250 किलोमीटर्स, तो होता क्या है कि जैसे कोई मुंह में घाव बना, अब मुंह में घाव बना तो नोटिस करेंगे, तो वो वहाँ पे एक सर्जन होगा जो इसकी बायोप्सी करेगा। जिसको आप दिखा रहे हो प्राइमरली शायद वो नहीं करता होगा, वो या तो किसी के पास भेजेगा या किसी को बुलाएगा, उस बायोप्सी होगी, फिर वो एक लैब पे जाएगी। अब उस टिश्यू को शायद रिपोर्ट नहीं कर सकता, प्रोसेस नहीं कर सकता, तो वो लैब वाला फिर उसको बड़ी लैब में भेजेगा, वहाँ से वो प्रोसेसिंग होगी, फिर वहाँ से रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट इधर आएगी, वो रिपोर्ट फिर इधर जाएगी, वो आप तक पहुँचेगी। तो इसका नॉर्मल टर्न अराउंड टाइम ही इतना ज़्यादा है कि वो नेचुरल हिस्ट्री है। अब होता क्या है कि हमने अगर कुछ बायोप्सी करी है, जैसे मैंने कुछ टुकड़ा लिया तो हमारा ध्यान इधर चला गया सारा का सारा, तो बाय द टाइम वो 2-3 हफ्ते में जब उसके सामने रिपोर्ट आती है तो वो नेचुरली उस चीज़ को प्रोग्रेस कर चुका होता है। यहाँ से मिथ अराइज हुई है कि मैंने छेड़ा और वो बढ़ गया, क्योंकि वो वैसे भी बढ़ना था, बट हमने उसको नोटिस में ले आए हम भी वेट करें, रिपोर्ट क्या आएगी,
बाय द टाइम वो रिपोर्ट आती है तो वो बढ़ चुका होता है, डेफिनेटली वो एक उसका प्रोसेस है वो जो बढ़ेगा। तो यहाँ से ये है, तो अगर हमको डाउट लग रहा है, एक तो इट्स जस्ट नॉट कि मेरा पेशेंट का है या हमारी एक नॉर्मल लेमैन का इशू है। थ्रू यू आई वांट टू कन्वे दिस मैसेज टू ऑल माय कोलीग्स हु आर इन डेंटल प्रैक्टिस, ENT प्रैक्टिस, कि बॉस अगर आपको लग रहा है कि कुछ इशू है, आप प्लीज़ बायोप्सी करिए। आप उसको एंटीबायोटिक या ट्रीटमेंट देके उसको प्रोलॉन्ग मत करो। आप बायोप्सी नेगेटिव है, खुशी की बात नहीं आएगा ना, हमने ओवर कर लिया कि चलो बायोप्सी कर ली, कैंसर नहीं है, और उससे बेटर क्या हो सकता है। बट उसमें अगर हम 10 ऐसी बायोप्सीज करेंगे, 6-7 में शायद नहीं मिलेगा, बट वो 3 वो पकड़ लेंगे जो बाद में बनने वाली थी। तो ये जो थ्रेशोल्ड टुवर्ड्स बायोप्सी है वो अभी आप देखो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर द AI समिट। आपको पता है इंडिया में इसमें इतना काम हो रहा है कि अब स्क्रैप साइटोलॉजी या इवन फोटोग्राफ्स, तो फोटोग्राफ्स के ऊपर ये वो AI डेवलप हो रहा है, और ये इंडियन कंपनीज इसको डेवलप कर रही हैं कि अगर मेरे को मुंह में कोई डाउट लग रहा है तो आई कैन डू अ स्क्रैप साइटोलॉजी, जिसके पीछे एक AI डेवलप होगा जो बताएगा कि ये सस्पिशियस है कि नहीं है। मैं फोटोग्राफ से ये बता सकता हूँ कि मुझे इसको मतलब रिलैक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हमारी इस बार की कुछ AI समिट्स में भी बात हुई थी। तो काम बहुत हो रहा है, काम बहुत हो रहा है, और अगले कुछ सालों में सॉल्यूशन आराम से निकलेगा। और ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि मुंह में अगर किसी भी तरीके का अल्सर है तो वो हमेशा कैंसरस नहीं है। मेजॉरिटी वो नॉन कैंसर होगा, मेजॉरिटी आपको कोई विटामिन डेफिशिएंसी होगी, मेजॉरिटी क्या होगा कि दांत लग रहा है, इन्फेक्शन है, पेरिडोंटाइटिस है, कोई और प्रॉब्लम है। बट क्या होता है कि हम एक तो डायग्नोसिस से ही पता लग जाता है, दूसरा ये कि कैंसर रूल आउट हो जाता है। फंडा क्या है कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि क्या आप सब्सटेंस अब्यूज, तम्बाकू, अल्कोहल, स्मोकिंग आप कर रहे हो कि आप नहीं कर रहे हो। जो नहीं कर रहा है उसको भी होता है, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं होता है, बट जो कर रहा है उसमें चांस ज़्यादा है। तो अगर आप सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हो, इट बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। देखिए, छोड़ना चाहिए वो ना नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वो एक डिबेट है, वो चलती रहेगी। बट जो कर रहा है उसको तो पता है मैं कर रहा हूँ, तो ही शुड नॉट इग्नोर। इफ ही फील्स कि दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट राइट, पता होता है, आप अपनी बॉडी को समझ जाते हो, आपको लग रहा है कि है, एक तो सबसे पहले आप जो कर रहे हो प्लीज़ बॉस छोड़ दो। उसके बाद इसके ऊपर जो नेसेसरी एक्शन है कर लो, मत घबराओ ये बायोप्सी में बढ़ जाएगा, ये सब कुछ नहीं होता है। आप छोड़िए, आप डायग्नोसिस कराइए, उसका टाइम से ट्रीटमेंट हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। ये पूरे सर्कल में हम घूम जाते हैं कि वो हम खुद ही इग्नोर करते हैं, नहीं है, हम खुद ही बोले अरे नहीं डायग्नोसिस नहीं करना है, चलो दवाई दे के रख लेते हैं। हमारे कोलिग से कहता है अच्छा चलो ट्राई कर लेते हैं, बाय द टाइम वो बढ़ जाता है। ये और डॉक्टर, द टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन राइट नाउ, यहाँ पे जो स्मोक करते हैं, टोबैको च्यू करते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम है, लेकिन साथ ही साथ प्रॉब्लम्स उन लोगों के लिए भी बढ़ रही है, जैसा कि आपने भी बोला, जो नॉन स्मोकर्स हैं, जो टोबैको नहीं खाते, उनमें भी कैंसर के ओरल कैंसर के साइंस देखने को मिल रहे हैं। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कुड बी दोज रीजन जिसकी वजह से ये सब देखने को मिल रहा है? देखिए, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक है स्मोकिंग जो एक्टिव कर रहा है, एक है जो पैसिवली बैठा है वहाँ पे। दूसरा जो हमारी इन्वायरमेंटल है, जो स्मॉग आता है, जो पोल्यूशन है, दैट इज़ ऑल्सो, तो वो कंट्रीब्यूट करता है। तीसरा हमारा फूड हैबिट्स, जो हम फूड में पेस्टिसाइड्स, DDT, फर्टिलाइजर्स, वो सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज की डेट में। स्ट्रेस अपना अलग इशू है। जो नॉन स्मोकर है उसको अगर कोई डेंटल प्रॉब्लम है, उसको डायबिटीज़ है, वुंड हीलिंग नहीं होती है, ये सारे इश्यूज कंट्रीब्यूट करेंगे कैंसर में। फिर एक सिंपल बहुत बड़ी चीज़ देखी जाती है कि टूथ बाइट, टूथ अल्सर या रॉन्ग डेंचर, कि डेंचर गलत लग गया, उसने बार बार अल्सर करना शुरू किया, कट रहा है जीभ बार बार, तो उसको एक डेंटल हाइजीन को हमने इग्नोर किया, ओरल हाइजीन को हमने इग्नोर किया, उससे भी फिर बेसिकली कैंसर क्या है, कैंसर बॉडी का अपना ही सेल है जो खराब हो जाता है। ऐसा नहीं है कोई, मतलब मेजर टाइम्स पे वायरस एक लिमिटेड है, बट
अब टोबैको का चक्कर क्या है, तंबाकू मतलब क्या क्या निकोटीन उसमें कैंसर करती है, वो बहुत छोटा कंपोनेंट है निकोटीन का। उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है, कैल्शियम आएगा, अरेका नेट जिसे सुपारी बोलते हो, उसमें से जो निकलता है जो उसका फाइटोकेमिकल है, वो हमारे बक्कल म्यूकोजा को इरिटेट करता है, उसमें कुछ चेंजेस लाएगा, फिर बॉडी उसको रिपेयर करने की कोशिश करेगी, फिर हम रिपीटेड एक्सपोजर करेंगे, फिर बॉडी उसको रिपेयर करने की कोशिश करेगी, फिर बाय द टाइम हमारा रिपेयर मैकेनिज्म को वो हार जाता है और इंजरी बढ़ जाती है। उसमें फिर अल्कोहल भी कंट्रीब्यूट कर लेगा, स्मोकिंग भी कंट्रीब्यूट कर लेगी, हवा भी कंट्रीब्यूट कर लेगी, पानी भी कंट्रीब्यूट कर देगा, स्ट्रेस अलग कंट्रीब्यूट कर लेगा, हमारे जो वेट बढ़ गया, डायबिटीज़ हो गया, वो अलग कंट्रीब्यूशन कर लेगा। बेसिकली क्या है, इम्यूनिटी कम हो जाएगी ना, तो हमारे बॉडी के लड़ने के फंडे खत्म हो जाएंगे, तो होगा क्या अल्टीमेटली, फिर इस तरह से वो कैंसर बढ़ जाता है। अगर 10 people smoke और use tobacco, 3 or 4 will get, 6 will not get. इसका मतलब क्या है कि those 6 have a robust immune system to counter the abuse of tobacco. That is why the body is fighting it out. If 100 people don't smoke, still 3, 4, 5, 6 can get. I'm not sure about the data, but this is how it is. And they have other factors in which it gets contributed to development. कैंसर ऐसे डेवलप होता है। तो जो जिसका फैक्टर है, कैंसर एक मल्टी फैक्टोरियल है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि तंबाकू, बट ये मल्टी फैक्टर्स जब एक साथ प्ले करते हैं तो किसी में बनता है, किसी में नहीं बनता है। इसीलिए वो चीज़ है ना कि वो तंबाकू भी कैसे बढ़ता है, अरे यार मैंने तो खाया था, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, या वो इतने साल से खा रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं हुआ, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, ये सब नहीं होता, ले लो। वहाँ पे गलती हो जाती है। यानी एक पॉइंट जो मुझे इसमें से समझ में आया वो ये है कि अगर आप ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो तो वो भी कैंसर का कारण हो सकता है। 100%। विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन बहुत से लोग नहीं करवाते हैं और वहाँ इट्स नॉट अबाउट कि एक्सट्रैक्शन, मतलब खासकर ओरल हाइजीन, मतलब आप देखोगे कि लोग मतलब ओरल, चाहे आप दातुन कर लो चाहे ब्रश कर लो, बट मेंटेन करो, खाना खाया कुल्ला तो करो, वो सारी चीज़ें। मतलब पेरियोडाइटिस है, जो बैड ब्रेथ है, ये सब मतलब बेसिकली क्या है कि पीछे आपने बैक्टीरिया की एक शीट डाल दी, मुंह तो वैसे भी गंदा ही है ना, उसमें बैक्टीरिया तो है ही है। तो अब जैसे आगे रिसर्च चल रही है कि आप ये भी बता पाओगे कि हमारे मुंह के बैक्टीरिया से कौन प्रोपोनेंट है कैंसर के, कौन नहीं है, इसी तरह से। सो दैट इज हाउ इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू ऑल दीज थिंग्स। अब आपका डेंचर गर्द लगा और आपका ऊपर से ओरल हाइजीन खराब है, तो बॉडी इन्फेक्शन से भी लड़ेगी, अल्सर से भी लड़ेगी, इंजरी से भी लड़ेगी, फिर कभी ना कभी वो लड़ते लड़ते हर जाएगी और सेल खराब हो जाएगा। ये तो माउथ अल्सर की और हाइजीन की बात हो गई, और कई बार सोर थ्रोट भी एक रीज़न माना जाता है। क्या इज़ इट पॉसिबल कि अगर कभी किसी को सोर थ्रोट है या बार बार हो रहा है या परसिस्टेंट है, तो दिस कुड ऑल्सो बी अ कॉज ऑफ ओरल कैंसर और समथिंग डेंजरस दैट नीड्स टू बी लुक्ड आफ्टर? इट इज़ ओरोफेरिंक्स, मतलब जो थ्रोट कैंसर की बात कर रहे हैं, या वॉइस लैरिंक्स। बार बार सोर थ्रोट होना ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंटेड कैंसर है। कैंसर इस तरह से प्रेजेंट कर सकता है। सोर थ्रोट हो रहा है, आपको एलर्जिक है, ये हवा से एलर्जिक है, तो उसको सोर थ्रोट होना है, वो एक अलग इशू है, ठीक है। बट कभी कभी वॉइस में चेंज सोर थ्रोट की तरह प्रेजेंट करना, मतलब गुटकने में दर्द हो रही है, हमको खाने में दिक्कत हो रही है, तो कैंसर का प्रेजेंटिंग सिम्टम है कि, और उस डिफरेंस क्या है कि अगर नॉर्मल सोर थ्रोट है या वायरल है या एलर्जिक है, मैंने दवाई खाई वो ठीक हो गया। कैंसर अगर सोर थ्रोट से प्रेजेंट कर रहा है, तो मैं अगर एंटी एलर्जी ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, उससे वो ठीक नहीं होगा, वो परसिस्ट करता रहेगा। तो अगर आपने जो बात बोली, अगर सोर थ्रोट परसिस्ट कर रहा है इन स्पाइट ऑफ द ट्रीटमेंट, गेट इट इवैल्यूएटेड। इसके साथ लंप और स्वेलिंग भी कभी कभी देखने को मिल जाती है। लंप और स्वेलिंग एक्चुअली क्या है, जब आप गर्दन में लंप या स्वेलिंग की बात कर रहे हो, तो दैट मीन्स कि वो एडवांस स्टेज पे पहुंच गया है। क्या है कि जैसे यहाँ पे कैंसर हुआ, तो अगर मेरा गला खराब हो रहा है या ऐसा हो रहा है, तो इनिशियली वो स्वेलिंग नहीं होगी। इनिशियली आपको परसिस्टेंट सोर थ्रोट होगा, खाने में दिक्कत होगी, थूक गुटकने में दिक्कत है, थोड़ा ऐसा लग रहा है। फिर धीरे 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 वो हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बट वो ठीक ही नहीं हो रहा है।
आवाज़ ठीक ही नहीं हो रही है, या और धीरे धीरे फिर वो लंप की तरह प्रेजेंट हो, जब वो लंप की तरह या इस तरह प्रेजेंट करता है दैट मीन्स इट्स स्टेज 3। तो पहले ही उसको पकड़ लो। अगर लंप और स्वेलिंग की तरह प्रेजेंट कर रहा है तो मतलब वो एडवांस स्टेज में है। Also, doctor, can cancer be present even without pain? कैंसर इनिशियली स्टार्ट्स विदाउट पेन, मतलब इट्स नॉट के अर्ली, वेरी अर्ली इट विल नॉट प्रेजेंट विद अ पेन 90% ऑफ टाइम। इट विल स्टार्ट वेरी अर्ली विद एन इरिटेशन, विद एन अल्सर which is not very painful but is irritant, but धीरे धीरे the size increases, मतलब until unless it is on the bone or exposed part of the bone, initially it will present with an ulcer जो irritant है। जैसे जैसे उसका size बढ़ेगा then it starts causing pain. Okay. So yeah, an ulcer with pain definitely should not be ignored at all. Okay. एंड किसी को कैसे पता चलेगा, फॉर समवन हु डजंट नो अ लॉट, ऑफ कोर्स वो ये पॉडकास्ट देखेंगे फिर उनको ज़रूर समझ में आएगा कि कैसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि नहीं ये एक माइनर इशू है या सीरियस कंडीशन है। मेजॉरिटी अल्सर आज भी हमारी विटामिन डेफिशिएंसी या बैड फूड हैबिट्स या फिर किसी को रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस है, पुअर डेंटल हाइजीन की वजह से होते हैं, या दांत लग रहा है। आपको लग रहा है, आप जाते हो डॉक्टर के पास, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अच्छा आप एसिडिटी की दवाई दे देंगे, कुछ मल्टीविटामिन दे देंगे, कोई ऑइंटमेंट्स दे देंगे, एंजाइटी ये सब, जिससे आप, ताकि आप सूद हो जाओ, ठीक हो जाता है, ठीक है। आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप कोई सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हो, ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम इट। बट अगर आपने किया और आपको लगा यार ठीक नहीं हुआ है, इट इज परसिस्टिंग, या मैंने थोड़े टाइम के लिए मुझे बेटर लगा था, अब फिर से बढ़ गया है, दैट इज व्हेन इट शुड बी इवैल्यूएटेड। एकदम से मैं ये नहीं कह रहा कि एवरी अल्सर विल बिकम अ कैंसर, एवरी अल्सर इज नॉर्मली नॉट अ कैंसर, बट आप उसको ट्रीट करो। वही है, अगर आपका कोई अल्सर है जो ठीक नहीं हो रहा है, उसको इग्नोर मत करो। उसको नॉर्मली फिर हम इग्नोर करते हैं, अरे नहीं कुछ नहीं होगा, हम ये अच्छा ये एंटीबायोटिक नहीं तो अब ये ले ली, ये ले ली तो ये ले ली, फिर हमें लगा अच्छा ठीक है मैंने दर्द की दवाई ले ली, कुछ टाइम और टाइम निकाल लिया। तो वो टाइम नहीं निकालना है। ठीक हो, अगर ठीक नहीं हो रहा है उसकी जांच कराओ, और जो भी नेसेसरी जांच है वो कराओ, और उसको वहीं पे फिर देखो कि वो कैंसर जैसी प्रॉब्लम तो नहीं है। स्पेसिफिकली अगर आप सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हो, राइट, यानी रेगुलर डेंटल चेकअप भी कहीं ना कहीं अर्ली डिटेक्शन में हेल्प कर सकता है। 100%। और हम इंडिया में डेंटल के लिए हम बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं है। दैट्स द मोस्ट इग्नोर्ड एरिया। हाँ जी, हम कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री को फिर भी ध्यान देते हैं, बट डेंटल प्रॉब्लम हम लेते हैं अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, दवाई ले ली, केमिस्ट वालों भैया को बोला भैया दर्द हो रहा है, भैया उसने बोला ठीक है आप ये मेडिसिन खा लो, थोड़े टाइम ठीक हो गया, हमने कहा चलो हम बाद में दिखा लेंगे, तो दिखा लेना चाहिए। Okay, according to you, what should one do about it? How to take care of dental hygiene? Basics, if you can tell. बेसिक तो वही है कि यू रिंस योर माउथ आफ्टर योर फूड हैबिट्स, ब्रशिंग ट्वाइस डेली। ये तो हर कोई बोलता है, बट एज अ बट हम डॉक्टर सीरियसली नहीं लेते। हाँ, सीरियसली नहीं लेते, एग्जैक्टली। तो हाउ एज अ डॉक्टर यू वुड लाइक टू एम्फसाइज ऑन दिस पॉइंट कि ये खाने के बाद ये चीज़ तो ज़रूर करनी चाहिए। हमें अपने डेंटिस्ट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बेटर माननी चाहिए। और डॉक्टर, इज देयर एनी काइंड ऑफ ब्लड टेस्ट या स्क्रीनिंग जो हमें रेगुलरली ऐसे करानी चाहिए जिससे कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो सके? आज की डेट में अवेलेबल नहीं है, बट ये होने वाला है। इंडिया में अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत लैब्स हैं और बहुत साइंसेस पे काम हो रही है, जिसमें हम अब अर्ली डिटेक्शन हम ब्लड टेस्ट से कर पाएंगे, जिसमें वी टेक अ ब्लड सैंपल और हम उसकी वजह से कोई चेंज हो रहा है। तो अब जैसे कुछ लैब्स हैं जिस पे इस पे काफ़ी एक्टिवली काम हो रहा है, तो इट इज़ जस्ट फ्यू इयर्स अवे। आज की डेट में कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, अभी हम ये लेके चलते हैं। आज की डेट में हर एक कैंसर का अलग अलग साइन है। मुंह का कैंसर है तो इरिथ्रोपेकिया, ल्यूकोप्लेकिया, ब्रेस्ट में हम लंप की बात करते हैं, यूट्रस में हम ब्लीडिंग की बात करते हैं या स्मेली डिस्चार्ज की बात करते हैं, कोलोन कैंसर में हम जब बात करते हैं तो ब्लड की या इस टाइप के ब्लैक कलर्ड स्टूल की बात करते हैं।
तो अभी हम स्पेसिफिक कैंसर्स की बात करते हैं जिसमें स्पेसिफिक साइंस हैं, बट ओवर द टाइम यस द साइंस इज प्रोग्रेसिंग दैट एवरीथिंग विल कम टुवर्ड्स अ ब्लड टेस्ट एंड विल बी एबल टू स्क्रीन बेटर वे। स्टिकिंग टू के जो हम बात कर रहे हैं मुंह के कैंसर की, तो मुंह का घाव, वाइट पैच, रेड पैच, माउथ ओपनिंग में डिफ़िकल्टी, मुंह खुलने में दिक्कत, आवाज़ में चेंज, गला जो है वो ख़राब है, वो ठीक नहीं हो रहा है, गर्दन में कोई गठान या ऐसा कुछ महसूस हुआ, दीज आर साइंस ऑफ कैंसर। इसको इवेलुएट करना चाहिए और हमारी हैबिट्स को हमें जितना कम कर सकते हैं उतना बेटर करना चाहिए। मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि हमें नहीं करना चाहिए, सबको पता है नहीं करना चाहिए। मेरा एक छोटा मैसेज है, अगर आप कर रहे हो और आपको प्रॉब्लम हो रही है तो बस उसको पकड़ लो। बहुत बार हमने ये पेशेंट्स भी देखे हैं जो, अब वही जब हमने बात करी थी कि अगर 10 लोग लेते हैं तो 3-4 को होगा, मेजॉरिटी को नहीं होगा। तो वो जो माइनॉरिटी है जो जिनको होता है या होएगा आगे, उनको पहले साइंस आते हैं। एक तो उस टाइम पे दे कैन टेक वन डिसीजन कि यार ये मेरे लिए नहीं बना है, आई कैन, देयर आर लॉट, ज़िंदगी में तंबाकू के अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो उसको छोड़िए और इन साइंस को आप इवेलुएट कराइए। अगर कोई ऐसा घाव है उसको उसी टाइम टेस्ट कराओ और इसको जल्दी से ख़त्म करो। ओके जैसा कि आपने बताया कि इसके लिए कोई अभी टेस्ट अवेलेबल नहीं, अभी नहीं है, ऑफ कोर्स आएगा, बट वो फ्यूचर की बात है। तो वही प्रिवेंशन टिप्स अगर आपको कुछ देनी हो ऑडियंस को, व्यूअर्स को, तो आप क्या देंगे? प्रिवेंशन टिप देख, सबसे बड़ी टिप तो यही है कि इफ़ आई कैन एब्सटेन, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग विच वी कैन डू टू आवरसेल्फ। अगर मैं अपने लाइफस्टाइल को बेटर कर लूँ, वो कहते हैं ना कि नशे बहुत हैं, आपको यही नशा क्यों करना है। जैसे हमारे कैमरामैन है जो है, उनको फिटनेस का नशा है तो वह नशा बहुत अच्छा है, किसी को प्यार का नशा है तो प्यार का नशा कर लो, बट ये वाला नशा बहुत ख़राब है। आप बाकी कुछ और कर सकते हो। तो एक ये है। दूसरा, अगर आप डेंटल हाइजीन डेफिनेटली अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। ओल्ड एज में अगर आप आजकल हम डेंचर्स ये सब, अगर इल फिटिंग डेंचर है, ढंग से नहीं आया, उसको इग्नोर मत करो। ये मत करो कि अरे चल रहा है ना अभी तो चलने दो, नहीं, आप उसको ठीक करो या फिर आप मत यूज़ करो। और लास्टली, अगर ये सारे जो साइंस जैसे हम बात की है उनके ऊपर अगर आपको लग रहा है तो उसको प्लीज़ इग्नोर मत करो। ओरल कैंसर की एक सबसे बड़ी खासियत है कि ये एकदम से, ज़्यादातर ऐसा नहीं है एकदम से आएगा, हड्डी में घुस जाएगा, गर्दन में घुस जाएगा, एकदम से नहीं करता है। ये एक टाइम देता है। उस मेजॉरिटी केसेस में, कुछ केसेस में होता है कि बहुत एग्रेसिव है, वो एक अलग डिबेट है, बट मेजॉरिटी में वो ऐसे आएगा, वो एकदम से हड्डी नहीं आएगी। हड्डी इन्वॉल्व करने में उसको टाइम लगता है। अगर आप उससे पहले उसको पकड़ लो तो उसमें ऑपरेशन में हड्डी नहीं कटेगी, आपके चेहरे पे भी निशान नहीं आएगा। आज की डेट में आप अंदर से ही उसको ऑपरेट कर सकते हो। इवन गर्दन भी आजकल रोबोट से आप ऑपरेट कर सकते हो, गर्दन पे निशान भी नहीं आता, पता भी नहीं लगेगा कि सर्जरी भी हुई थी। तो इस लेवल तक है और अर्ली पे ही ख़त्म हो जाएगा। हमको कहीं से मांस वास में नहीं लेना पड़ेगा कि हम यहाँ से ले रहे हैं, चेहरा ख़राब करें, बॉडी ख़राब करें। और मेजॉरिटी चीज़ ये है कि आपको कीमो रेडिएशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ओरल कैंसर में आप फ्रंट स्टेज 1, स्टेज 2 सर्जरी, स्टेज 3 सर्जरी के बाद कीमो रेडिएशन, स्टेज 4A सर्जरी के बाद कीमो रेडिएशन, 4B और मतलब हम कुछ कर नहीं सकते, फिर कीमो मतलब पैलिएशन या रेडिएशन। तो हम बहुत अर्ली स्टेज पे इसको रोक सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ट्रीटमेंट बहुत लेस मॉर्बिड है। हम जो इसकी बात करते हैं ना कि ये ख़राब है, मतलब इसका ऑपरेशन बहुत डिफ़िकल्ट है, इसमें हड्डी निकालते हैं, चेहरा ख़राब होता है, खाने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, वो एडवांस केसेस की प्रॉब्लम है। मुंह में अगर अर्ली पकड़ लूँ तो अभी जो, अब तो खैर इंडिया में वी हैव स्टार्टेड बिल्डिंग आवर ओन रोबोट, देयर इज अ, तो आप मुंह के अंदर जाके पीछे अगर मुंह पे घाव है या वो
या आवाज़ के ऊपर डब्बे में कुछ घाव है, उसको आप अंदर से ही निकाल सकते हो, आपको कट मारने की ज़रूरत ही नहीं है। कई बार लोग गम ब्लीडिंग को और इसको काफ़ी इग्नोर करते हैं इस चीज़ को, ये कितना सीरियस हो सकता है गम ब्लीडिंग? गम ब्लीडिंग मेजॉरिटी विटामिन सी डेफिशिएंसी या फूड हैबिट्स की वजह से है। बट अगर गम ब्लीडिंग हमने अपना विटामिन सी रिप्लेनिश किया, हमने अपना दांत ठीक किया, बट हमें फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, देन दिस माइट बी अ रीजन फॉर विच माइट बी अंडरलाइंग कैंसर, जो कैंसर हो सकता है। जिसको डिटेक्ट करना ज़रूरी है जितना जल्दी हो सके। मतलब आप अपने डेंटिस्ट को जाके दिखाइए कि गम ब्लीड कर रहा हो, और डेंटिस्ट अगर ट्रीट कर रहा है और फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर उसका अगर टिश्यू डायग्नोसिस या बायोप्सी या कुछ करना है तो करिए। और डॉक्टर, कोई ओरल कैंसर को लेके आपने कोई बिगेस्ट मिथ जो आपने सुना हो? सबसे बड़ा मिथ ये है कि मैंने बायोप्सी कराया और बढ़ गया, वो बहुत बड़ा मिथ है। और दूसरा मिथ है कि ये मेरे को नहीं होगा। अगर कोई स्मोक कर रहा है, इतने सब तो कर रहे हैं, मेरे को नहीं होगा, वो कोई और है जिसको होगा। ये कोई और नहीं है, वो शायद आप हो सकते हो। रियलिटी चेक। हाँ, और कुछ स्टडीज़ ने ये भी सजेस्ट किया है कि टी और कॉफ़ी पीने से कुछ आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है कैंसर से या मुंह की जो भी प्रॉब्लम्स है। तो इज इट जस्ट अ मिथ और देयर इज सम रियलिटी टू इट? इट्स नॉट अ मिथ, बट इट्स नॉट के आप मतलब स्मोक करो और आप बोलो मैं साथ में चाय पी लूंगा तो मेरे को कैंसर नहीं होगा, वो नहीं है। थियाफ्लेविन, जो आजकल साइंस बोलती है फाइटोकेमिकल्स मतलब कि जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, तो इसमें जैसे ग्रीन टी में EGCG होता है, थियाफ्लेविन होता है हमारी टी में, तो दीज आर नोन कंपाउंड्स जो कैंसर के जो प्रोसेसेस है उसके अगेंस्ट काम करते हैं। क्या होता है ना, जैसे कैंसर पाथवेज, जैसे एक म्यूटेशन हुई रही है, मतलब मैंने एक्सपोजर हुआ, अब सेल कैंसर जो मेरा सेल है वो प्रोलिफरेशन के फेज में जाएगा, तो उस प्रोलिफरेशन फेज के अगेंस्ट कुछ जो पाथवेज हैं उनको ये फाइटोकेमिकल्स प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। तो इनका एक्चुअल रोल है, और अभी कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत रिसर्च हो रही है इस पर कि हम अपनी इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं कैंसर प्रिवेंशन पे, तो अभी नहीं, बट हम अपनी जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है उसको मैं कैसे बेटर करूं। सेकेंडली, इनका बहुत अच्छा रोल है कैंसर प्रिवेंशन में, रिकरेंस प्रिवेंशन में। वैसे मेरे को हो गया कैंसर, मैंने अपना ट्रीटमेंट करा लिया, अब मैं क्या करूं ऐसा कि मेरे को वापस ना आए, उसमें डाइट, फाइटोकेमिकल्स, उसका बहुत बढ़िया रोल है। उससे डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको रोका जा सकता है। एंड व्हेन इट कम्स टू कैंसर डॉक्टर, अभी हमने हेड और नेक कैंसर के बारे में इसलिए बात करी क्योंकि ये अवेयरनेस मंथ है, लेकिन अगर इन कैंसर को जनरल देखा जाए तो लोगों के अंदर बहुत डर है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या वो फियर अभी भी ठीक है, या मेडिसिन और टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब इतना डरने की ज़रूरत नहीं है? क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डर है, मेरे को भी लगता है। रीज़न ये है कि जब आप बात करते हो ना कैंसर की, हम क्या बोलते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, 80%, 90% क्योर रेट्स, हम 100% नहीं बोलते, क्योंकि हम 100% लोगों को ठीक नहीं कर सकते। मेडिकल साइंस अभी उसकी लिमिटेशन है, और यही स्टेज 4 पे हम बोलते हैं कि 25% सर्वाइवल, 20%, बट हम वहाँ पे 100% मोर्टालिटी भी नहीं बोलते, उसमें भी कुछ लोग हैं जो बचते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आज भी रिसर्च इज ऑन। कैंसर में डर मतलब इट्स ऑल अबाउट योर लाइफस्टाइल। कैंसर बेसिकली 2 कंपोनेंट्स हैं, एक हेरिडिटरी जो जेनेटिक फैमिली टू फैमिली रन करता है, उसमें भी क्या है, उसमें देयर आर सर्टेन जीन्स जो हमारी रिपेयर मैकेनिज्म्स को वीक कर देती हैं। दूसरा हमारा लाइफस्टाइल मतलब कि मेरा सब्सटेंस अब्यूज़, मेरा स्ट्रेस, मेरा खाना ठीक नहीं है, या बेड टाइम है, या मैं खाता नहीं हूँ, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मेरा
एक्सरसाइज नहीं है, खाने का क्वालिटी अच्छा नहीं है, अल्कोहल, टोबैको, ऑल दीज अदर थिंग्स, तो ये कंट्रीब्यूट करता है। तो इसकी वजह से वो कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स होती है। कैंसर जैसे हमने स्टार्ट किया ना, कैंसर देखो अभी क्या है कि कैंसर, अभी आप क्या देख रहे हो, क्रॉनिक डिजीजेस। क्रॉनिक डिजीजेस में क्या आता है, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज, ब्रेन स्ट्रोक, रीनल फेलियर, लिवर फेलियर और कैंसर। अभी हम इन्फेक्शन के फेज से बाहर आ गए। अब हम बहुत कम लोग देख, जैसे हमने स्मॉल पॉक्स पहले खत्म, अब हमने पोलियो भी खत्म किया। तो हम जो इन्फेक्शियस डिजीजेस के फेज से हम बाहर आ रहे हैं, उसको हम प्रिवेंट कर पा रहे हैं। उसके अगेंस्ट हम वैक्सीन हैं, उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स हैं, हमारा ट्रीटमेंट बहुत रोबस्ट होता है। अब एज वी आर लुकिंग इनटू, नाउ वी लिव लॉन्गर, व्हेन वी लिव लॉन्गर देन वी हैव and our lifestyle, so everything contributes towards the spectrum of chronic disease. So as कि खाना अगर हम ढंग से नहीं खा रहे, ये नहीं कर रहे, तो हम अपने आप को डायबिटीज़ या ऐसी कोई ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम्स को डेवलप करते हैं। उसकी वजह से अब हमारे हार्ट में क्लॉट होता है। कैंसर से भी प्रोकोगुलेशन, मतलब कैंसर भी तो क्लॉटिंग को बढ़ा देता है। तो ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम होगी, हार्ट में ब्लड सप्लाई कम होगी, फिर हमारे सेल खराब होने लगे। और कैंसर क्या है, बॉडी का अपना ही सेल है जो खराब होता है और जो प्रोलिफरेट करता है और जो प्रोपगेट करता है और जो फैल देता है। मैंने टबैको को एक अब्यूज़ किया, मुंह का जो मेरा गाल का सेल है, जीभ का सेल है, वो ख़राब होने लगा। मैंने HPV वायरस जैसे है जो मेरा सर्विक्स है, बच्चेदानी है, उसको ख़राब करेगा। वहाँ पे अगर मैं हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं या मेरी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं जो ओरोसेक्सुअल है, जिसकी उसकी वजह से नीचे यहाँ पे कैंसर्स। ब्रेस्ट कैंसर जैसे आप देखो क्यों हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर इसलिए हो रहा है कि अब आप ब्रेस्ट ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है, हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट होती जा रही है। प्यूबर्टी देखो बहुत जल्दी हो रही है, उसमें लॉस ऑफ एक्टिविटी, और उसके बाद लेट मैरिज, लिमिटेड लैक्टेशन, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, असिस्टेड रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हमारे जो नॉर्मल बॉडी के साइकिल्स, हम जब भी प्रकृति से छेड़ते हैं, प्रकृति का भी रिएक्शन है, तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, जब वो ख़राब होता है और हम उसको अब्यूज़ करते हैं इन एनी फॉर्म, तो एक डिजीज़ जो है वो कैंसर है। तो कैंसर ऐसी एक स्पेक्ट्रम है, एक उसी क्रॉनिक डिजीज़ का। और हम ये नहीं कह रहा मैं कि हम इसको 100% प्रिवेंट कर सकते हैं, बट हाँ हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम अपने पे ध्यान देना शुरू करें। एवरी मैन, एवरी वुमन शुड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। हम अपना ध्यान खुद रखें तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे। And there is also very less awareness about it. It's awareness both sides. It's just not कि layman is not aware. Even medical professionals like my also are limited awareness हमारे में भी है। Awareness जैसे देखो, अब इतने टाइम से हमारे गवर्नमेंट ने भी रूल बनाया है, सब कुछ बनाया। जब हम पैकेट लेते हैं सिगरेट का तो उसमें फ़ोटो तो बनी हुई है कैंसर की। अवेयरनेस तो है ही है, ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस नहीं है। जब बंदा जाके वहाँ से जब वो पैकेट लेता है तो वहाँ पे फ़ोटो नहीं बनी हुई, वो देखता नहीं है, देखता है। बट अब वही है, देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, जो अब फैक्टर्स भी क्या है, क्यों वो सब्सटेंस अब्यूज़ में जाता है। सब्सटेंस अब्यूज़ में जाने का रीजंस भी यही है कि पीयर, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, इसीलिए तो जाता है सब्सटेंस अब्यूज़ में। अगर आप उसी को घटा लोगे तो आप सब्सटेंस अब्यूज़ नहीं करोगे, सब्सटेंस अब्यूज़ नहीं करोगे तो कैंसर नहीं होगा। Is it because of the addiction that people are not able to see what is right there on the packet, or what is the psychology behind it? Psychology is of the today's life, today's stress. बॉस की डांट पड़ती है, नीचे जाके टेंशन होती है, तो वो सुट्टा निकल आता है। फोटो दिखती है बट फिर भी सुट्टा निकल आता है। The stress really needs to be worked on, I feel. Or if viewers could change one habit about themselves, ये podcast देखने के बाद या ये सुनने के बाद, अगर एक हैबिट अगर आप उनको कहो कि ये चेंज कर दो तो इससे काफी अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो। आप क्या खा रहे हो वो देखो, आप क्या कर रहे हो ये सोचो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, हमें कुछ चीज़ें भगवान पे भी छोड़नी चाहिए।
और एक चीज़ जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. अगर आज मेरी लाइफ में कुछ इवेंट हुआ है विच आई माइट फील दैट दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू हैपन टू मी, बट भगवान हमारे लिए अच्छा ही सोचता है, उसका कुछ अच्छा होगा जो आगे होगा. तो एटलीस्ट अगर हम इतनी भी सोच डेवलप कर लेंगे तो हम स्पेक्ट्रम ऑफ क्रोनिक डिजीज़ के ऊपर काफ़ी कंट्रोल कर पाएंगे. और जब हम बात करते हैं मुंह के कैंसर की, तो मुंह का कैंसर खासकर जब हम सब्सटेंस अब्यूज़ या इस सब में हैं, तो उसमें आई रीइटरेट दीज थिंग्स. दोबारा बोलता हूँ कि मुंह खुलना पहले कम होना हो सकता है. कोई घाव है, वाइट कलर का पैच है, रेड कलर का पैच है जो हील नहीं हो रहा है, कोई अल्सर है जो हील नहीं हो रहा है, अगर कोई आवाज़ में चेंज है, खाने में दिक्कत आ रही है, ये बहुत अर्ली साइन है. इसको आप डेफिनेटली इग्नोर मत करो. सबसे पहले रिफ्रेन फ्रॉम दी सब्सटेंस अब्यूज़ इफ़ यू आर डूइंग इट. Look into your oral-dental hygiene, other factors like diabetes, and if it doesn't heal, अगर दवाई खाने से ये घाव नहीं भरता है, ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, तो इसका चेकअप करा लो. बस एकदम चेकअप कराने की बात नहीं कर रहा, पैनिक करने की बात नहीं कर रहा, बट आपने दवाई खाई, आपने एक डॉक्टर से दवाई की, दूसरे से ली, बट ठीक नहीं हो रहा, आप प्लीज़ करा लो, तब मत इग्नोर करो. थैंक यू सो मच डॉक्टर मनदीप. थैंक यू फॉर कवरिंग ऑल द टॉपिक्स सो वेल. तो आज की बात से एक चीज बिल्कुल क्लियर है, हेड एंड नेक कैंसर को अगर अर्ली स्टेज पर पहचान लिया जाए या डिटेक्ट कर लिया जाए तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है और जान बचाई जा सकती है. छोटे छोटे सिम्टम्स जैसे माउथ अल्सर, सोर थ्रोट या वॉइस चेंज, इनको इग्नोर करना कभी कभी बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है. अवेयरनेस ही सबसे पावरफुल टूल है. अगर आपको ये पॉडकास्ट यूजफुल लगा तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी और के लिए लाइफ सेविंग साबित हो सकता है. मैं हूं अंशिका और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और इम्पोर्टेंट हेल्थ टॉपिक के साथ. स्टे अवेयर, स्टे हेल्दी एंड यस, वॉच द पॉडकास्ट प्रॉब्लम क्या है एवरी संडे एट 1 PM ओनली ऑन फिट तक. वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक. सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस. लाइफ अपग्रेड करो इजी वे. वॉच ओनली ऑन फिट तक YouTube.